अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेम्स वर्चुअल एकेडमी। हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। इसकी 3 टाइप्स भी पढ़ ली थी हमने, जिसमें लैंड पॉल्यूशन था, वाटर पॉल्यूशन था और सॉइल पॉल्यूशन था। तो मैंने आपको कहा था कि 2 और पॉल्यूशन है, वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी उनके बारे में गाइडेंस दूंगा, तो आज वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉइज़ पॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज व्हेन noise is a disturbance to human ear ठीक है। ये तब होती है नॉइज़ पॉल्यूशन, तब हम उसको कहते हैं जब कोई भी आवाज़ इंसान के कान के लिए, ईयर के लिए डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, या इसको आप एक और भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि अनवांटेड साउंड्स that unreasonably a kind of harsh loud and confused साउंड। ठीक है, अनवांटेड साउंड्स हों जो कि हार्श हों, लाउड हों या कंफ्यूज हों, ठीक है, वो सारे जो हैं नॉइज़ पॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब नॉइज़ पॉल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी आवाज़ हो, कितनी लाउडनेस हो उसके अंदर, तो उस आवाज़ को हम जो है नॉइज़ पॉल्यूशन में काउंट करेंगे। तो वो भी बताया गया है नॉइज़ लेवल के अंदर। नॉइज़ लेवल के अंदर बताया गया है कि तकरीबन 35 से 60, अच्छा ये इसको काउंट किया जाता है डेसिबल में। ठीक है, हर चीज़ का यूनिट होता है ना काउंट करने का, जैसे मास को काउंट करने का भी यूनिट है, लिक्विड को काउंट करने का भी यूनिट है, किसी का किलोग्राम है, किसी का जो है वो मीटर है। तो इसी तरीके से नॉइज़ को काउंट करने का भी, उसको भी मेजर करने का एक मीटर है, वो है डेसिबल। तो 35 से 60 डेसिबल जो है वो होता है नॉर्मल। ठीक है, 80 तक भी जो है ये बंदा फिर भी बर्दाश्त कर लेगा। अब 80 से अबव, 80 डेसिबल से ज़्यादा, मोर हो, बड़ा हो, ठीक है, 140 तक जो है वो पेनफुल कहलाता है। अब ये जो है ना 80 डेसिबल या उससे ज़्यादा, 140 तक ये डेसिबल, ये पेनफुल है। ये इंसान के सुनने में तकलीफ़ होती है, कानों को तकलीफ़ होती है इसमें। ठीक है जी, ये टॉलरेटेबल, मतलब बंदा टॉलरेट करना चाहता है, कोशिश करता है, टॉलरेट हो भी जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो जो है ना नुकसान होता है, उससे कानों के पर्दे भी फट सकते हैं इससे ज़्यादा हो तो। ठीक है, फिर भी 120 तक बंदा बर्दाश्त कर लेगा, 140 बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो नॉर्मल जो है वो 35 से 60 तक नॉर्मल आवाज़, हम जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ठीक है, ये नॉर्मल है। 35 से 60 डेसिबल नॉर्मल होता है। उससे बढ़ जाएगी आवाज़ तो फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पेनफुल होती जाएगी और फिर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है जी,
अब इसकी आपको मैं एग्जांपल्स दे दूं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐसी आवाज़ें पैदा करती हैं। तो आपने सुना होगा साउंड ऑफ अ जेट। जो फौजी जंगी तैयारे होते हैं वो भी, उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो उसके करीब खड़ा होता है तो फिर उसका हशर कुछ अलग ही होता है। या लाउड म्यूज़िक भी जो है हमें पसंद नहीं आ रहा होता, वो भी इसी ज़ुमरे में आ जाता है। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना था विजुअल पॉल्यूशन। ठीक है। विजुअल पॉल्यूशन क्या होती है? जो अनअट्रैक्टिव या फिर डैमेजिंग नियर बाय लैंडस्केप। यानी ऐसा नज़ारा जो कि अनअट्रैक्टिव हो, डैमेजिंग हो, यानी आँखों को हमारी अच्छा ना लगे, उसको जो है हम कहते हैं विजुअल पॉल्यूशन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बिलबोर्ड्स, ठीक है, बिलबोर्ड्स हो गया, लिटर हो गया। अब बिलबोर्ड्स क्या होते हैं? जब आप सफ़र कर रहे होते हो हाईवे पे या शहरों में भी आप देख रहे होते हो, तो ये इश्तिहार लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन ड्यू का इश्तिहार लगा हुआ होता है, किसी क्रीम का इश्तिहार लगा हुआ होता है, ये बिलबोर्ड्स होते हैं। ठीक है। ये भी अनवांटेड होते हैं। अगर इश्तिहार की जगह खाली बोर्ड लगा हुआ हो, ऐसे ही गत्ता लगा हुआ हो या लोहे का ऐसे ही बना हुआ हो, तो वो भी जो है अनवांटेड होता है, अनअट्रैक्टिव होता है। लिटर, कचरे को देखें तो वो भी जो है हमारा विजुअल पॉल्यूशन में आता है। विजुअल का मतलब ही होता है विजन, देखना। तो जो चीज़ देखने में बुरी लगती है वो जाहिर सी बात है विजुअल पॉल्यूशन में आ जाती है। ठीक है जी। ये कोई भी किस्म की पॉल्यूशन हो ना, वो बहुत एनोइंग होती है। ठीक है। क्या होती है? एनोइंग होती है। एयर पॉल्यूशन भी एनोइंग होती है, बंदे का दम घुटने लगता है। नॉइज़ पॉल्यूशन एनोइंग होती है, बंदा नहीं सुन पाता है इतनी ज़्यादा ज़ोर की चीज़ें। विजुअल पॉल्यूशन एनोइंग होती है, गंदी चीज़ें बंदा नहीं देख पाता। तो ये सारा पूरा पॉल्यूशन जो है वो एनोइंग है। ठीक है जी। तो ये अब आपका जो है पॉल्यूशन का किस्सा यहाँ पे ख़त्म हुआ। जो भी पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना था, जो भी उसकी टाइप्स पढ़नी थी, वो आज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स आपसे जो है आपको पढ़ानी है। अब ये पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। अभी आप यहाँ पे आपका वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नया टॉपिक है आपका, ये है आपका बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सॉरी, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन में यानी किसी भी तहजीब का शुरू होना। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स। उन टर्म्स को आपने समझना है। एक है वर्ल्ड व्यू, पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे सोसाइटल वर्ल्ड व्यू। ठीक है, सोसाइटल। ठीक है जी।
वर्ल्ड व्यू और सोसाइटल वर्ल्ड व्यू को आज हम पढ़ेंगे। अब आप पहले एक बात समझें कि पीपल लर्नड हाउ टू ग्रो क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इन वेस्टर्न एशिया अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। इसमें लोगों ने क्या सीखा? ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो करना, और डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना सीखा। डोमेस्टिक एनिमल्स को कैसे पालते हैं ये सीखा। मैं आपको ये इधर डायरेक्ट नहीं लेके आना चाहता, मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझें, इसलिए मैं पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई 10,000 साल पहले लोगों ने फसल उगाना सीखी और जानवरों को पालना, उनको देखभाल करना सीखा। अब इससे क्या हुआ? ये एक डेवलपमेंट है, ये लोगों में तरक्की आई ना। इस डेवलपमेंट से क्या हुआ? लोग एक जगह पे रहना शुरू हो गए, स्टेट वन प्लेस, ठीक है। पहले लोग जो है वो नोमैडिक लोग होते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेके जाते थे। अब उन्होंने एक जगह रहना सीख लिया। अब जब वो एक जगह पे रहना शुरू हो गए तो इससे एक और डेवलपमेंट आ गई, और दूसरी डेवलपमेंट कौन सी आई? डेवलपमेंट नंबर 2 वो ये आई कि अब जब लोग एक ही जगह रहने लगे तो वो जो सेटलमेंट थी वो विलेजेस में तब्दील हो गई, यानी अब वो सेटलमेंट कुछ बड़ी हो गई। विलेजेस जो है वो कन्वर्ट हो गए टाउन्स में, टाउन कुछ उससे बड़ा होता है, और फिर वो टाउन्स कन्वर्ट हो गए बिजी सिटीज़ में, ठीक है जी। ये समझ में आ गया कि शहर कैसे बने? वो ऐसे बने कि लोग नोमैडिक नहीं रहे, एक ही जगह रहने लगे, फिर वो विलेज में, विलेज टाउन में, और आखिरकार जाके सिटीज़ बन गए, ठीक है। कुछ सिटीज़ ऐसे थे। अब डेवलपमेंट नंबर 3, कुछ सिटीज़ के लोग उन्होंने क्या किया? उन्होंने कन्क्योर करना शुरू कर लिया दूसरे इलाकों को। अब भाई एक शहर था लोगों का, उन्होंने कहा कि हम अब आगे कन्क्योर करेंगे, आगे फतह करेंगे। जंगें होती थी, लोग इलाके फतह करते थे, तो दूसरे इलाके फतह कर करके उन्होंने सिटी को तब्दील करके उन्होंने क्या किया? सिटी को कंट्री में तब्दील कर लिया, ठीक है। और फिर कभी कंट्री में तब्दील करते, कभी अपनी एम्पायर बना देते थे, बादशाह जिसको बोलते हैं, और बादशाह भी मुल्क पे होती है पूरे पे, ठीक है। तो कंट्री सिटी से बना, और फिर उस कंट्री पे लोगों ने अपनी बादशाहत करना शुरू कर दी। और लोगों ने क्या किया? डेवलपमेंट नंबर 4 आपको बताऊं। और लोगों ने जो है लिखना पढ़ना शुरू किया, राइट एंड अंडरस्टैंड, मैथमेटिक्स को, ठीक है। मैथमेटिक्स को सीखना समझना इन्होंने शुरू कर लिया था। अब इससे क्या होता था? ये ट्रेड करते थे, इससे फ़ायदा क्या होता था? ट्रेडिंग का, कारोबार का, तिजारत का, ठीक है जी। ये जो है फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। अब हम आते हैं अपने वर्ल्ड व्यू पे, ठीक है। वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है दुनिया को देखने का नज़रिया, कि आप दुनिया को कैसे देखते हो। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ये हमें क्या बताता है कि a person's way of thinking about and understanding of life depends
ऑन बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी हमें बताती है कि इंसान का सोचने का और समझने का, दुनिया को, ज़िंदगी को सोचने समझने का नज़रिया डिपेंड करता है उसके बिलीव्स पे, कि वो बिलीव किस चीज़ पे करता है, किन बातों पे उसका ईमान है। मिसाल के तौर पे दो बंदे आपस में लड़ पड़ते हैं, मतलब दो बंदों के दरमियान एक मसला चल रहा होता है। एक घोड़ा है, दो बंदे उस घोड़े पे कह रहे हैं कि ये घोड़ा मेरा है, ये घोड़ा मेरा है। अब अगर उन दोनों की थिंकिंग ये होगी कि भाई हम जब लड़ेंगे तब ये मसला हल होगा, एक बंदे को घोड़ा मिल जाएगा, तो फिर ये उनका पर्सपेक्टिव है। या उन दोनों की थिंकिंग ये होगी भाई हम किसी के पास चलते हैं और उससे अपना ये मामला सेट करवाते हैं, फैसला करवाते हैं। ये दो किस्म की थिंकिंग्स आ गई। तो जो थिंकिंग इंसान की होती है ना, जो बिलीव्स उसके होते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि वो ज़िंदगी को और इस दुनिया को कैसे देख रहा है। ठीक है। तो जो वर्ल्ड व्यू है उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द टर्म वर्ल्ड व्यू refers to a comprehensive set of beliefs and values about life and world। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि वर्ल्ड व्यू रिफर करता है कि भाई सेट ऑफ बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं इंसान की लाइफ के बारे में और दुनिया के बारे में। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, इन सिंपल वर्ड्स वर्ल्ड व्यू means how you interpret reality। ठीक है जी, ये है बस। कि सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो वर्ल्ड व्यू का मतलब है कि आप क्या अंडरस्टैंड करते हो। इंटरप्रेट मतलब अंडरस्टैंड क्या करते हो, क्या समझते हो कि रियलिटी क्या है। अगर आप समझते हो कि कोई खुदा नहीं, तो मतलब कोई पूछने वाला नहीं, वाट एवर यू डू, आपकी ज़िंदगी, आप गुनाह करो, सवाब करो, अच्छे काम करो, बुरा काम करो, ये क्या है, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये रियलिटी को आप ऐसे समझते हो। अगर आप समझते हो कोई खुदा है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, जो हम कर रहे हैं उस सबको खुदा देख रहा है, अगर हम गलत करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप रियलिटी को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हो। ठीक है जी। तो वर्ल्ड व्यू इसको बोलते हैं। वर्ल्ड व्यू की दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है पर्सनल वर्ल्ड व्यू। पर्सनल वर्ल्ड व्यू, ठीक है। दूसरा टाइप है सोसाइटल वर्ल्ड व्यू। ठीक है जी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल वर्ल्ड व्यू क्या है।
दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है दुनिया को देखने का नज़रिया, किस तरीके से आप दुनिया को देखते हो। अच्छा, पर्सनल वर्ल्ड व्यू पढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी कराना चाहता हूँ। एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आपने मुझे उसके जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन, बिलीव्स अबाउट ह्यूमन बींग्स। बिलीव्स अबाउट ह्यूमन बींग्स। सवाल ये है कि आपका क्या बिलीफ है अबाउट ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बारे में आपका क्या बिलीफ है कि क्या है इंसान, कैसे हैं, क्यों हैं, उनकी नेचर कैसी है। ठीक है जी। दूसरा सवाल, रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं आपके। रिलीजियस बिलीफ्स अबाउट लाइफ एंड डेथ, कि क्या बिलीफ है जिंदगी और मौत है या नहीं है, मौत आएगी या नहीं आएगी, जिंदगी देने वाला कौन है, क्या बिलीफ्स हैं आपके। ठीक है जी। तीसरा सवाल, वैल्यू जजमेंट्स अबाउट व्हाट इज वर्थ वाइल और इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सिंपली सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीज कौन सी है। चौथा सवाल, हाउ द वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज्ड। हाउ द वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ इट वर्क्स। कि दुनिया कैसे बनी हुई है, कैसे इतने सारे मुल्क हैं, कैसे सारी हुकूमतें चल रही हैं, पूरे दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या बिलीफ है आपका इसके बारे में। बिलीफ अबाउट हाउ ह्यूमन बीइंग शुड एक्ट। क्या बिलीव है आपका कि इंसानों को कैसे बिहेव करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, बुरा बिहेव करना चाहिए, हर चीज़ लूट लेनी चाहिए या फिर तरीके से आराम से रहना चाहिए, क्या बिलीफ है आपका। अब इससे होगा क्या, इससे आपका वर्ल्ड व्यू पता चलेगा कि आपका क्या व्यू है, आप दुनिया को किस तरीके से देखते हो, क्या नज़रिया है आपका इस दुनिया के बारे में। क्या आप दुनिया को सिर्फ एक आर्जी दुनिया समझते हो, आर्जी ज़िंदगी समझते हो इसको, कि भाई ये आर्जी ज़िंदगी है, इसके बाद दूसरी ज़िंदगी आनी है, इसको कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए, क्या ये बिलीफ है आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्सनस वर्ल्ड व्यू पे। ये देखें, पर्सनल वर्ल्ड व्यू, हम सबका एक वर्ल्ड व्यू है और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पर्सनल वर्ल्ड व्यू में हमारा अपना एक एक्सपीरियंस होता है। अब वो एक्सपीरियंस हमारा घर पे भी हो सकता है, एक्सपीरियंस एट होम। अब देखें, आपके अगर घर वाले बहुत ही काइंड नेचर के हैं, बहुत नरम मिजाज के लोग हैं, तो आप समझेंगे कि पूरी दुनिया जो है, दुनिया के जो लोग हैं वो अच्छे हैं। आपका एक्सपीरियंस जो स्कूल में होता है, जो लोग आप स्कूल में जिन लोगों से मिलते हो, अगर वो हार्श हैं, बड़े जो हैं सख्त हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, वहाँ के जो भी आपके कलीग्स हैं वो आपको तंग करने वाले हैं, तो आपका वर्ल्ड व्यू, पर्सनल वर्ल्ड व्यू आपका ये होगा कि दुनिया जो है मतलबी है, लोग जो हैं वो हार्श हैं, दुनिया बहुत जो है ख़राब लोग हैं इसके।
ठीक है। जहाँ पे आप रहते हो, जिस जगह पे आप काम करते हो, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाता है और उन सब को देख कर ही आपका एक पर्सनल वर्ल्ड व्यू बनता है। ठीक है। अगर लोग आपसे काइंड हैं तो आपका बिलीव ये होगा कि जनरली लोग जो हैं काइंड ही होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, आप उन पे बिलीव कर सकते हो। ठीक है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप नॉन वायलेंस बन जाओगे, नॉन वायलेंट बन जाओगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करोगे विदाउट वायलेंस, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के आप मसलों को हल करना शुरू करोगे। क्यों? अगर ये लोग जो आपके होम पे या स्कूल पे हैं, ये अगर काइंड है, ठीक है, अगर ये नरम मिजाज लोग हैं, अगर ये ट्रस्टवर्दी हैं, अगर ऐसा नहीं है, इसका उलट है, तो फिर आप जो है समझोगे कि हर मसले का हल वायलेंस ही होता है। जिस माशरे में, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, वो ही आपका पर्सनल वर्ल्ड व्यू बन जाता है। ठीक है। ये हो गया पर्सनल वर्ल्ड व्यू, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं सोसाइटल वर्ल्ड व्यू पे। अब जैसे इसका नाम है सोसाइटल वर्ल्ड व्यू, इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये सोसाइटल वर्ल्ड व्यू जो है ये किसी एक बंदे का व्यू नहीं है, ये एक पूरी सोसाइटी का व्यू है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की सोसाइटी पे अगर लोगों का ये व्यू बन जाता है, वर्ल्ड व्यू बन जाता है दुनिया का, लोगों का, कि भाई इस्राइली प्रोडक्ट्स को, इस्राइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होना चाहिए, तो फिर सारे लोग इसी को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ये एक पूरी सोसाइटी का वर्ल्ड व्यू बन जाता है कि भाई इसराइल जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है, वो जो है वायलेंस कर रहा है। ठीक है। फ़लस्तीनियों पे, ये सबका सोसाइटल वर्ल्ड व्यू बन गया। अब उन्होंने इसराइली जो है प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू कर लिया। ठीक है जी, ये एक सोसाइटल वर्ल्ड व्यू था। दूसरा मैं आपको सोसाइटल वर्ल्ड व्यू बताऊं कि सोसाइटी ऑफ मॉस्क, सोसाइटी ऑफ मॉस्क। अब मस्जिद में जो लोग रहते हैं, मस्जिद के जैसे एक कम्युनिटी पूरी बन जाती है, या जो लोग जाके नमाज़ पढ़ते हैं, अब उनका एक सोसाइटल वर्ल्ड व्यू बन जाता है कि भाई हमें सॉन्ग्स नहीं सुनने, गाने नहीं सुनने, या उनका एक सोसाइटल वर्ल्ड व्यू बन जाता है कि भाई तबलीग पे हमें लाजमी 3 दिन या 7 दिन देने। ठीक है। तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। सोसाइटल वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है किसी एक का पर्सनल वर्ल्ड व्यू नहीं, पूरी सोसाइटी का वर्ल्ड व्यू एक जो है उनका आइडियोलॉजी बन जाती है इस सोसाइटल वर्ल्ड व्यू से। तो सोशल मीडिया भी इस पर बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होती है और फिर पूरी सोसाइटी उसी पे अमल करती है, उनका पूरा बिलीफ ये बन जाता है। एक और आपको मिसाल दूँ, वो आपके लिए इजी हो जाएगी। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन करता है? पॉलिटिशियंस करते हैं। अब वो लोगों को पैसे दे के, उनको हायर करके वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अपने जो है तारीफ़ और अपने ओपोनेंट की जो है बुराई करवाते हैं। अपने काम जो उन्होंने थोड़े बहुत किए होते हैं उसको एडवर्टाइज़ करवाते हैं थ्रू द सोशल मीडिया, और फिर दूसरे को जो है वो
नज़रअंदाज करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, सोशल मीडिया के एक पूरी सोसाइटी है, वो सारे फिर उस पर बिलीव करने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा कौन बुरा, मैं आपको एक मिसाल दूं इमरान खान की। अब इमरान खान जो है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फेमस हैं। उनके आप जो है फॉलोवर्स देखें तो सबसे ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी है, जो सपोर्टर हैं इमरान खान के, उनका एक सोसाइटल वर्ल्ड व्यू है कि बाकी सारे जो भी हैं वो सारे करप्ट हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं सोसाइटल वर्ल्ड व्यू, जिसमें एक बंदे का व्यू नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों का मिला के एक वर्ल्ड व्यू बन जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल वर्ल्ड व्यू एक अपना एक्सपीरियंस होता है, स्कूल में हो, घर में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, तो वो हमारा एक व्यू बन जाता है कि भाई लोग कैसे हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, हमारे बिलीव्स क्या हैं, वो सारे इस पे डिपेंड करते हैं। सोसाइटल वर्ल्ड व्यू में एक पूरी सोसाइटी का एक ही बिलीव होता है, ठीक है जी।